नमस्कार। तो इंडियन फुटबॉल जो है एक बदलाव की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि हाल ही में जो मीटिंग हुई ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की आई लीग के सिलसिले में, इसमें काफ़ी जो है सजेशंस दिए गए हैं पूरे कमेटी मेंबर्स के द्वारा कि ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे सबको मौका भी मिल पाए और हमारी जो लीग है वो भी अच्छी हो पाए और हमारा जो इंडियन फुटबॉल है वो ग्रो भी हो पाए। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो कमेटी है उन्होंने कुछ सजेशंस दिए जिनके ऊपर पॉसिबल हो सकता है कि वैसा ही काम भी किया जा सकता है, और अगर वैसा होता है तो मुझे भी ऐसा लगता है कि इट विल वर्क, और ये कहीं ना कहीं हमारे इंडियन फुटबॉल के लिए एक गेम चेंजिंग एक स्टेप साबित हो सकता है, क्योंकि इसमें सबको मौका देने की बात की जा रही है। अब किस तरह से बात की जा रही है उसके ऊपर हम थोड़ा डिस्कशन करते हैं कि कैसे आई लीग के ऊपर विचार किया जा रहा है आई लीग को स्ट्रांग बनाने में, और कहीं ना कहीं हमारे नीचे की लीग्स को हम स्ट्रांग करते जाएंगे तो ऊपर की लीग तो स्ट्रांग होना ही होना है, कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं कि किस तरह की जो है सजेशंस कमेटी की साइड से आए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हमारा जो विजन है उसमें 2026 तक 14 टीम्स आई लीग में होना चाहिए, ये हमारा एक विजन है। ठीक है, तो 2026 तक आई लीग में 14 टीम्स बिल्कुल पॉसिबल हो सकती है जिस तरीके से ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन सोच रही है। ठीक है, अभी अगर आप बोलेंगे तो अभी 2022 का जो सीजन था इसमें 12 टीम्स आई लीग में खेली थी। एक राउंड ग्लास पंजाब जो है वो निकल चुकी है आईएसएल के लिए, तो बचती है 11 टीम्स, क्योंकि 2 टीम्स रेलीगेट हो रही है तो 2 टीम्स आई लीग 2 से प्रमोट भी हो रही है। तो अभी 11 टीम्स आप बोल सकते हो कि 11 टीम्स टोटल आई लीग में है। तो अभी हमको और चाहिए 3 टीम्स, जिससे हमारी 14 टीम्स का जो टारगेट है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो 14 टीम्स इजीली कर सकते हैं जिस तरीके की सोच चल रही है। ठीक है, तो उसके ऊपर हम अब डिटेल में चर्चा करते हैं कि कैसे टीम्स को इंक्रीज किया जाएगा और कैसे भारत के हर जगह से, मतलब छोटी सी जगह से भी टीम आ पाए, इसके ऊपर है ना जो अपनी कमेटी है वो विचार कर रही है। तो एएफएफ के प्लान्स कुछ ऐसे चल रहे हैं कि बिडिंग या डायरेक्ट एंट्री जो बोलते हैं कि टीम्स डायरेक्टली आई लीग में आ सकती है, इसके ऊपर वो फोकस कर रहे हैं, जिसमें वो टीयर सिस्टम लेकर आ रहा है। सिटी को है ना, सिटीज जो है इंडिया में उसको टीयर्स में डिवाइड करके कौन सी सिटी ज्यादा है ना ज्यादा रिच है, कौन सी सिटी थोड़ी कम रिच है और कौन सी जहां पे थोड़ा सा पैसा कम है। तो ऐसे टीयर्स में उन्होंने जो सिटीज है उनको डिसाइड किया है और उस हिसाब से जो बिडिंग वैल्यू होती है वो डिसाइड की जा रही है। तो अब हम बात करते हैं कि किस टीयर में किन सिटीज को रखा गया है। तो सबसे पहले टीयर 1 की बात करें तो उसमें न्यू दिल्ली, बेंगलोर, पुणे, गुरुग्राम, चेन्नई, अहमदाबाद, गुवाहाटी और नोएडा, इन टीम्स को टीयर 1 में डाला गया है। फिर टीयर 2 में रांची, ईटानगर, जालंधर, लुधियाना, फगवाड़ा, कोयम्बटूर, मंजेरी, तिरुवनंतपुरम, भोपाल और शिलोंग, इन टीम्स को टीयर 2 में डाला गया है। और टीयर 3 में एग्जैक्ट सिटीज नहीं डालकर उन्होंने विलेज और जो स्मॉल सिटीज होती है उनको डाला है, जो कि एयरपोर्ट से 200 किलोमीटर के अगर रेंज में अगर वो सिटी या जो गांव है वो आता है तो वो भी इसमें बिड डाल सकता है। अब ये तो बात होगी कि कौन सी सिटी किस टीयर में हो सकती है। अब हम बात करते हैं कि कौन सी टीयर को कितना मिनिमम बिड वैल्यू जो होता है, बिड प्राइस जो होता है वो कितना रखा जा सकता है, उसके ऊपर हम थोड़ी सी बात करते हैं। टीयर 1 में मिनिमम बिड प्राइस जो है 5 करोड़ रखा जा सकता है, टीयर 2 में 2.5 करोड़ रखा जा सकता है और टीयर 3 की जो टीम्स है उनके लिए 1 करोड़ का बिड प्राइस रखा जा सकता है। तो मिनिमम बिड प्राइस जो वो भी ठीक ही है ना, ज्यादा रिच जो सिटी है वहां पर ज्यादा अमीर लोग रहेंगे तो उनके लिए बिड प्राइस ज्यादा है। जो टीयर 2 टीयर 3 इनमें रहेंगे वहां थोड़े रिच लोग कम हो सकते हैं तो वहां की बिड प्राइस थोड़ी कम है। तो वो भी कायदे से जो सोच रहे हैं वो भी बहुत सही है। अब देखिए इसमें जो एक चीज है कि हायर बिड प्राइस जिनका रहेगा है ना, उस टीम को प्रेफरेंस दिया जाएगा आई लीग में एंट्री के लिए। पहली बात तो ये होगी, और इसमें जो भी टीम्स है ना इसमें एंट्री ले पाएगी उनको आई लीग के 2 सीजन तक कोई सब्सिडी नहीं मिलेगी, जैसे कि जो ट्रेवल अलाउंस मिलता है, ऐसी बहुत सारी चीजें मिलती है, तो वो सब कुछ नहीं मिलेगा 2 सीजन तक, वो टीम को खुद करना पड़ेगा। और मान लीजिए जो भी टीम्स बिड के थ्रू आई लीग में आएगी उनको 3 साल तक, मतलब कि 3 सीजन तक आप कह सकते हैं आई लीग में खेलने के लिए पार्टिसिपेशन फीस देना पड़ेगा बिड प्राइस का 50%। अब कैसे, मान लीजिए कि बिड प्राइस 5 करोड़ रहा तो 5 करोड़ का 50% जो रहेगा वो पार्टिसिपेट करने के लिए 3 साल तक पैसे पे करना पड़ेगा। यह है बिड के थ्रू जो टीम्स आएगी उनके लिए, मतलब ऐसा हो सकता है, अभी मतलब कंफर्म नहीं है, ऐसा करने की तैयारी चल रही है। ठीक है, और उसके बाद देखिए इसमें रेलीगेशन सिस्टम किस टाइप से होने वाला है। जो बिड के थ्रू टीम्स आएगी उनको थोड़ा सा ना वो थोड़ा सा बेनिफिट देते हैं। तो बिड के थ्रू जो टीयर 1 और टीयर 2 सिटीज से अगर कोई टीम आती है तो उनको 2 साल तक कोई रेलीगेशन नहीं होगा उनका। ठीक है, वो 2 साल तक मतलब बिंदास खेल सकते हैं। और टीयर 3 सिटी से अगर कोई टीम आती है बिड के थ्रू डायरेक्टली आई लीग में
तो उनको 1 साल का जो है बेनिफिट रहेगा, 1 साल तक उनका रेलीगेशन, मतलब 1 सीजन तक रेलीगेशन नहीं होगा, पहले सीजन में कोई रेलीगेशन नहीं होगा। तो इस तरीके से थोड़ा सा बेनिफिट भी वो देंगे, है ना, रेलीगेशन को लेकर। तो ये थोड़ा सा अच्छा हो सकता है क्लब के लिए, थोड़ा सा कि हाँ अच्छा मेहनत करिए, है ना, आपका रेलीगेशन आपको थोड़ा सा बेनिफिट दे रहा है, उसमें थोड़ी सी छूट दे रहा है। तो ये एक अच्छा, मतलब कि एक अच्छा विचार है। अब ये तो हो गया कि बिड प्राइस कितनी रहेगी, रेलीगेशन कैसे होगा, ये सब की बात होगी। अब इसमें जिस टीयर सिटी से कोई अगर इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए टीम डालना चाहे तो उसकी पर्सनली उसकी नेटवर्थ कितनी होना चाहिए जो टीम डाल रहा है ना, या कोई ग्रुप होगा वो टीम डाल सकता है, तो उनकी खुद की नेटवर्थ कितनी होना चाहिए, इसके ऊपर भी जो है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन सोच रहा है। क्योंकि देखिए ऐसी किसी भी टीम्स को तो नहीं लिया जा सकता ना जो सस्टेन ही ना कर पाए, भाई उनके पास पैसा ही ना हो, उनकी नेटवर्थ ही ना हो, तो सस्टेन ही नहीं कर पाएंगे। 1 साल के लिए जैसे तैसे ले लिया, भाई बोले अब तो हम क्लब नहीं चला सकते, हमारे पास पैसे खत्म, है ना। ऐसा हुआ है कई क्लब्स के साथ, कई क्लब्स आए हैं आई लीग में और छुमंतर हो गए। तो इसके ऊपर भी सोच रहे कि ऐसा क्लब आए जो एटलीस्ट सस्टेन भी करे। तो इसमें है ना हर टीयर सिटी के हिसाब से उन्होंने एक नेटवर्थ जो है उसको ऐसा डिसाइड करके रखा है कि अगर इस टीयर से अगर कोई आता है, टीम डालता है, तो उसकी पर्सनली नेटवर्थ इतनी होना चाहिए तो ही वो टीम डाल सकता है। तो टीयर 1 सिटी से अगर कोई टीम डालना चाहे तो उसकी नेटवर्थ 100 करोड़ की होना चाहिए। टीयर 2 से अगर कोई टीम डालता है तो उसकी नेटवर्थ 50 करोड़ होना चाहिए। और टीयर 3 सिटी से अगर कोई डालता है अपनी टीम तो 40 करोड़ की नेटवर्थ उसकी होना चाहिए। और जो भी टीम्स इसमें बिड डालेगी उनके जितने स्ट्रॉन्ग सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स रहेंगे उसको उतने पॉइंट्स मिलेंगे और उसकी एंट्री उतनी पक्की हो सकती है। तो इस तरीके से जो है ना जो बिड डालेगा वो कैसे जीत सकता है अपनी बिड, उसके लिए कुछ इस तरीके से सोचा है एफएफ ने। तो ये कुछ सजेशंस चल रही है, कुछ प्लान्स चल रहे हैं कि ऐसे आई लीग में टीम्स बढ़ाई जाएगी और आई लीग को और अच्छा किया जाएगा और प्रोफेशनलिज्म लाया जाएगा आई लीग में। तो इस तरीके से कुछ सोचा जा रहा है। अभी देखिए टीयर सिटीज के हिसाब से अगर हम बात करें तो कहाँ कहाँ की टीम्स मैं भी सोचता हूँ कि मैं मतलब कि देखना चाहता हूँ कहाँ की टीम्स। तो टीयर 1 सिटीज में अगर आप देखें ना तो मैं बिल्कुल चाहूंगा कि मैं पुणे से कोई टीम देखना चाहूँगा, क्योंकि पुणे की फुटबॉल बहुत अच्छी हुआ करती थी, लेकिन आज पुणे की फुटबॉल पूरी खत्म हो गई। तो पुणे की फुटबॉल को मैं वापस जगाना चाहता हूं, तो पुणे से अगर कोई टीम आया तो बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद अहमदाबाद, देखिए अहमदाबाद गुजरात साइड से मैं एक टीम चाहता हूं आई लीग में। तो अहमदाबाद है ना, अहमदाबाद टीयर 1 सिटी में आ रहा है, तो अहमदाबाद से अगर कोई टीम आ जाए। और गुवाहाटी से मैं सोचता हूं कि असम से आप देखते हैं नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एक आता है, लेकिन आई लीग में जब आप देखते हैं तो थोड़ा सा आपको कमी दिखती है। तो अगर गुवाहाटी से भी अगर कोई टीम आ जाए तो भी बहुत अच्छा हो सकता है वहां के फैंस के लिए और वहां पे फुटबॉल को और अच्छा ग्रो करने के लिए। उसके बाद टीयर 2 सिटी से अगर आप देखते हैं कि कहां से टीम आना चाहिए, तो देखिए वैसे तो यहाँ पर बहुत सारी सिटीज है इसमें कि जहां जहां से टीम हमको चाहिए, लेकिन मैं समझता हूँ कि देखिए तो अरुणाचल प्रदेश से अगर कोई टीम आती है, मतलब कि ईटानगर से, तो वहां के लिए बहुत अच्छा हो सकता है, क्योंकि आप देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश की कोई टीम है नहीं, ठीक है। उसके बाद देखिए फगवाड़ा की अगर आप बात करें तो जेसीटी फगवाड़ा जो थी, अगर वो टीम या तो वो टीम वापस बन जाए या फिर वहां से कोई टीम आती है तो वहां है ना जो फुटबॉल कल्चर जो पहले था वहां पर उसको एक नई जान मिल जाएगी। तो मुझे लगता है कि वहां से भी एक टीम आएगी तो अच्छा हो सकता है। उसके बाद भोपाल जो है, भोपाल से अगर एक टीम आती है तो ये बहुत अच्छा हो सकता है, क्योंकि यहाँ से जो है डायरेक्ट एंट्री के थ्रू ही एक बहुत अच्छा चांस है एमपी के लिए कि अगर वो यहाँ से टीम डालते हैं तो बहुत अच्छा फायदा हो सकता है और डायरेक्टली टीम डाल सकते हैं। बाकी देखिए है ना, ये बाकी तो ये मेरा एक विचार है। तो देखिए ये तो सोच रही है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की किस तरह से टीम को बढ़ाया जा सकता है आई लीग में, उनके विजन के हिसाब से 2026 तक कैसे 14 टीम्स कंप्लीट की जा सकती है। इसके अलावा भी वो कुछ बदलाव पर सोच रहे हैं कि आई लीग में ज्यादा हमारे इंडियन प्लेयर्स को कैसे चांस दिया जा सके, इसके ऊपर भी सोच रहे। तो इसके ऊपर भी कुछ सजेशंस निकल के आई है। सबसे पहले तो कि आपको पता है कि फॉरेन प्लेयर्स को कम करेंगे तो इंडियन प्लेयर्स को ज्यादा खेलने मिलेगा, सिंपल सा लॉजिक है ये। तो उसी के ऊपर एफएफ भी सोच रहा है कि 5 प्लेयर स्क्वाड में साइन करो फॉरेनर केवल, है ना, नंबर वो कर रहे हैं कम थोड़े फॉरेनर्स के लिए, और ओनली 3 प्लेयर स्टार्टिंग 11 में खेलेंगे आई लीग में, मतलब ये सोच रहे हैं। और ज्यादातर तो यही सोचो कि ऐसा मतलब होने ही वाला है लगभग, क्योंकि सजेशंस चल रही है, बातें चल रही है, डिस्कशंस चल रही है, तो ऐसा होगा। तो 5 प्लेयर जो फॉरेन प्लेयर है उनको स्क्वाड में साइन किया जा सकता है, 3 को प्लेइंग 11 में डाला जा सकता है, और एशियन कोटा को खत्म करने की प्लानिंग चल रही है कि एशियन कोटा वगैरह हटा दो, है ना, आई लीग में आप बस 5 फॉरेन प्लेयर पे फोकस करो, एशियन कोटा जरूरी नहीं, मतलब कि एशियन कोटे का प्लेयर आपको चाहिए, इसके ऊपर है ना वो सोच रहे हैं कि इसको बंद किया जाए। और इसके अलावा एक बहुत अच्छी सोच ये भी चल रही कि अंडर 22 एज वाले जो प्लेयर्स होते हैं, है ना, 5 प्लेयर, उनको आपके स्क्वाड में साइन करना ही करना है, ठीक है, ये कंपलसरी। तो इसके ऊपर भी सोच रहे हैं कि कुछ इस तरीके से ना यंग प्लेयर्स को भी चांस मिल जाएगा, पुश मिल जाएगा, थोड़ा सा उनको एक बड़ा स्टेज मिलेगा, और हमारे ज्यादा इंडियन प्लेयर्स फील्ड पे रहेंगे तो उनको गेम टाइम ज्यादा मिलेगा। तो हम जो सोच रहे हैं कि हमारे प्लेयर्स को गेम ज्यादा मिले जिससे वो डेवलप हो सके, तो वो चीज इस तरीके से पॉसिबल हो सकती है,
ठीक है। तो मतलब कि जो स्टेट लीग से पहले फॉरेनर्स को हटाने का एक फैसला, फिर उसके बाद है ना आई लीग में नंबर्स कम करने का फैसला, तो कहीं ना कहीं ये कनेक्ट सब होते हैं कि हमारे प्लेयर्स को ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी देने के ऊपर सोच रहा है एआईएफएफ, जो कि पहले हम यही मांग कर रहे थे, हमारे प्लेयर्स को ज़्यादा प्लेइंग मिलेगी तो हमारे प्लेयर ग्रो होंगे, है ना। और टॉप लेवल पे आप अलग सीन रखिए, है ना, आईएसएल पे नीचे इधर तो आप कम से कम हमारे प्लेयर्स को ज़्यादा तवज्जो दीजिए। तो वही चीज़ हमको इसमें दिख रही है। तो काफ़ी अच्छे विचार चल रहे, काफ़ी अच्छे फैसले के ऊपर बात चल रही है कि इस तरीके के अगर फैसले होते हैं तो अच्छी बात है। मतलब देखिएगा ना कि टियर 2 सिटीज़, टियर 1 सिटीज़ है ना, कि अभी क्या होता है, बहुत बड़ी सिटी, बहुत बड़ा इंसान तो ही टीम आने की संभावनाएं दिखती है कि भैया पैसा होना चाहिए, बड़ी सिटी आपके पास। अब ऐसा रखा है कि भाई आप छोटी सिटी के हो तो भी डायरेक्टली आई लीग में आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कम बजट रखो, 1 करोड़ मिनिमम बिड प्राइस हो सकता है मे बी, तो कम बजट, है ना, और आपका नेटवर्थ भी 40 करोड़ होना चाहिए। तो ऐसे तो भाई हमारी सिटीज़ में भी कई लोग हैं। तो ये एक चीज़ है कि है ना आपके पास मतलब कि है ना आपको वो मौका दे रहे हैं कि हाँ इंडियन फुटबॉल में आप अपना जो है सहयोग दीजिए, है ना, आप सस्टेन कर सकते कि नहीं वो देखेंगे, बस चेक करेंगे इतना, बाकी अगर आपकी इच्छा है तो आप करिए, तो बहुत अच्छी बात है। तो जरूर हम देख पाएंगे इससे कि है ना कई ऐसी जगह से भी टीम्स आ पाएंगी जो हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते, ऐसा हो सकता है। तो आप बताइए, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन जो सोच रही है आई लीग को अच्छा करने के लिए, मतलब जो भी सोच रही है, आप उस चीज़ को कैसे देखते हैं, आपको क्या लगता है, आपके जो भी विचार है आप जरूर कमेंट में लिख के बताइएगा। और इसी तरह भारतीय फुटबॉल को सपोर्ट करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।